नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समकालीन भारत भाग 1 भूगोल अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क नंबर है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ख नंबर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। देखिए, भारत की स्थिति में आपको बता दूं, भारत 8 अंश 4 मिनट 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश या उत्तर अक्षांश के बीच है और इसका देशांतरी विस्तार क्या है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये है भारत की स्थिति और यही स्थिति यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट है। ग नंबर लेते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती हैं? किस देश को स्पर्श करती हैं? बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? इसका स्थान 7वां है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अगला है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही है। अब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, तो यहाँ आ जाएगा उत्तरी। फिर अगला है, कर्क रेखा भारत को खालिस्तान भागों में बांटती है, बीच से गुजरती है, इसलिए हम इसे बोल देंगे कि 2 भागों में बांटती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक क्षेत्रफल खालिस्तान देशों का है, जब इसका स्थान 7वां है तो इससे अधिक क्षेत्रफल 6 देशों का है। फिर हिमालय पर्वत खालिस्तान पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, तो नवीन वलित पर्वत है। हाँ, फिर आया, भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आया प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4% लगभग है, 2.4%। फिर आगे आया, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लिखिए, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। फिर आगे आया, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई लिखिए। समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर लगभग है। फिर आया, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम लिखिए। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है, मन्नार, यहाँ आ जाएगा। फिर आया, भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम लिखिए। कौन सी प्रसिद्ध खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी ये भारत के पूर्व में स्थित है।
फिर आया कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर आगे आ गया, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। फिर आगे आ गया, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। कौन कौन से द्वीप हैं? लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप। तो लिख देते हैं लक्षद्वीप और लक्षद्वीप द्वीप और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप। आगे सत्य असत्य करते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। फिर अगला है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है? नहीं, यह तो कर्क रेखा नहीं कहलाती, तो इसको बोल देंगे हम असत्य। कर्क रेखा कौन सी कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। फिर आगे आया, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई है। यह कथन सत्य है। फिर अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यह कथन भी सत्य है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है। यह कथन असत्य है। तो 5वां प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। चलिए बनाते हैं। पहला है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर क्या है? मानक याम्योत्तर है। फिर दूसरा है, स्वेज नहर का संबंध किससे है? 1869, यानी 17 नवंबर 1869 में स्वेज नहर खोली गई थी। तीसरा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का संबंध किससे है? बंगाल की खाड़ी से है। फिर चौथा देखिए, लक्षद्वीप का संबंध किससे है? लक्षद्वीप का संबंध अरब सागर से है। फिर 5वां देखिए, भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और भारत की उत्तरी सीमा किससे है? नेपाल, चीन और भूटान से लगी हुई है। प्रश्न बैंक हल अध्याय 2, भारत का भौतिक स्वरूप। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, सभी जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। फिर दूसरा है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। फिर तीसरा देखते हैं, निम्न हिमालय तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को कहते हैं? क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच की घाटी को दून घाटी कहते हैं। चौथा है, हिमालय की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी बना रही है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और 5वां है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? अन्नायमुड़ी। तो यह चोटी अन्नामलाई पहाड़ी श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ लिख देंगे माउंट एवरेस्ट। तो इसकी ऊंचाई लगभग है 8848.86 मीटर। तो इसे हम लगभग बोल सकते हैं 8849 मीटर।
चलिए अगला नंबर है शिमला, मसूरी, नैनीताल, खालिस्तान नगर हैं। कैसे नगर हैं ये? घूमने वाले नगर है, पर्यटन नगर है, पर्यटन हेतु नगर हैं ये। फिर आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश खालिस्तान है। कौन है? उत्तरी मैदान है, तो यहाँ लिख देंगे उत्तरी मैदान। फिर आगे है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील खालिस्तान है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, यहाँ लिख देंगे चिल्का झील, चिल्का है। फिर आगे आ गया, लक्षद्वीप का निर्माण खालिस्तान से हुआ है, प्रवाल से हुआ है, तो लिख देंगे प्रवाल। एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। हमारा भारत प्रायद्वीप है, तो यह प्रायद्वीप कहलाता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। आगे आता है, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है, लूनी नदी है। अगला है, 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं? पंजाब। अगला आया, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार द्वीप समूह में है। फिर आगे देखते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है? महान हिमालय में है, महान हिमालय में है। सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए, पहला, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, दो आप का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, नम एवं दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है, यह कथन भी सत्य है। फिर अगला है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, यह कथन भी सत्य है। और अगला है, उडगम मंडलम जिसे कोडई कनाल भी कहते हैं, यह कथन असत्य है। तो क्या कहेंगे हम? उडगम मंडलम वास्तव में ऊटी है, नीलगिरी पहाड़ी में बसा हुआ है। यह नीलगिरी का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। 5वां प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो माउंट एवरेस्ट, पहला नंबर क है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट का संबंध किससे है? 8,848 मीटर या 8,849 मीटर। अब देखिए, कंचनजंगा, कंचनजंगा का संबंध कहाँ से है? तो देखिए, कंचनजंगा है का संबंध ये भारत से हो गया, सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की। फिर तीसरा है माजुली, माजुली का संबंध किससे है? तो देखिए, माजुली का संबंध है नदीय द्वीप से। फिर घ नंबर है बरखान, बरखान का संबंध है बालू का टीला और सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन द्वीप में है। और दक्षिण का पठार का संबंध है उत्तर कचार पहाड़ी। तो चलिए अब हम लेते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में है, सबसे पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी है, कौन सी है? तो देखिए, ये है अमेजॉन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। दूसरा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है।
सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ? किन देशों के मध्य हुआ? भारत पाकिस्तान। फिर नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है, क्या निर्मित करती है? तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा या ज्वारनद मुख। और फिर अंतिम है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांगपो। तो चलिए अब लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के खालिस्तान राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में करती है। तो यहाँ आ जाएगा खालिस्तान में अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए अगला, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी खालिस्तान है, कौन सी है? नर्मदा है। तो यहाँ लिख देंगे नर्मदा। फिर अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात खालिस्तान है, जोंग जलप्रपात है। तो यहाँ लिख देंगे जोंग जलप्रपात। उसके बाद एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर सीधे प्रवाहित होती है, तब खालिस्तान का निर्माण होता है, गोखुर का निर्माण होता है। तो यहाँ जाएगा गोखुर। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील खालिस्तान है, वूलर झील है, यहाँ जाएगा वूलर। और ये है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में खालिस्तान कहा जाता है। तो देखिए क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे जमुना। जबकि तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। एक शब्द या वाक्य को कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा हम किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। तो यहाँ जाएगा गोदावरी। अगला है, सिंधु जल समझौता कब में हुआ था? कब हुआ था? 1960 में हुआ था। यहाँ आ जाएगा 1960 ईस्वी। फिर अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का नाम लिखिए। अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक। फिर देखिए अगला, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए। सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। फिर अगला लेते हैं, ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सतपुड़ा से है। तो यहाँ आ जाएगा सतपुड़ा। फिर झील किसे कहते हैं? झील किसे कहते हैं? तो देखिए, तो क्या है झील? झील जल का वह स्थिर भाग है, लिखते हैं झील जल का वह स्थिर भाग है, स्थिर भाग है, स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। चलिए अब लेते हैं अगला, गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। अगला है, गंगा नदी एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? 1985 में। 1985 ईस्वी में गंगा नदी एक्शन प्लान शुरू किया गया। फिर है, देवप्रयाग में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? कौन सी नदी मिलती? अलकनंदा। यहाँ लिखते हैं अलकनंदा। अब आते हैं सत्य असत्य पर। सत्य असत्य में पहला नंबर है, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें
सत्य है इसका, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। फिर दूसरा लेते हैं, भारतीय अपवाह तंत्र 3 वर्गों में विभाजित है। नहीं, यह कथन असत्य है, क्योंकि भारतीय अपवाह तंत्र तो 2 भागों में विभाजित है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र। ग नंबर है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है, तो यह कथन भी असत्य है। फिर अगला लेते हैं, नदी अपनी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है, यह कथन सत्य है। फिर अगला है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल कोरियोलिस कहा जाता है। कोरियोलिस कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है यह कथन। फिर है, पैनगंगा नदी की सहायक नदी है, तो पैनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है क्या? नहीं है, तो यह कथन हो जाएगा असत्य, क्योंकि पैनगंगा तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो यहाँ हम लिख देंगे असत्य, यह है गोदावरी की सहायक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर है, जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती हैं, यह कथन भी असत्य है। फिर अगला है, एल नीनो स्पेनिश शब्द है, एल नीनो स्पेनिश शब्द है क्या? बिल्कुल सत्य है यह। फिर अगला, सिंधु नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से हुआ है, यह कथन असत्य है, सत्य है। फिर सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन सी हैं 5 प्रमुख सहायक नदियां? तो देखिए, सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सत्य है। ये कौन कौन सी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाव, रावी, व्यास एवं सतलज, ये सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब 5वां प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। हिमालय, तो देखिए अब हिमालय का संबंध किससे है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से है, तो ये मिला दिया हिमालय को। फिर गंगा का संबंध किससे है? भागीरथी नदी अर्थात गंगोत्री से है। फिर सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी का संबंध किससे है? सांगपो, ब्रह्मपुत्र को सांगपो भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा देखिए गोदावरी नदी को कहा जाता है। और गंगा नदी एक्शन प्लान, गंगा नदी एक्शन प्लान 1985 में बना। अब देखिए, अब लेते हैं अगला चैप्टर, अध्याय 4 जलवायु। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरबी से हुई। फिर दूसरा है, तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर नहीं है। तीसरा प्रश्न लेते हैं, उत्तर पश्चिम में धाराओं के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। चक्रवाती विक्षोभ ठंडी जलधाराओं के कारण आते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। एल नीनो जलधारा है, एल नीनो जलधारा है, ठंडी जलधारा है। फिर ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है, क्या है? लू लगना, लू है प्रभावी लक्षण, पहला सही है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? माशिनराम भारत में है, तो यहाँ आ जाएगा माशिनराम। फिर देखिए दूसरा, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को खालिस्तान कहते हैं। अभी बात हुई ग्रीष्म ऋतु में क्या चलती हैं? लू चलती है। फिर आगे आया, स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट भारत के खालिस्तान क्षेत्र में बनते हैं, तो किस क्षेत्र में? माशिनराम क्षेत्र में बनते हैं, यहाँ फिर आ जाएगा माशिनराम।
फिर आया मानसूनी पवनों की गति औसतन खालिस्तान किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा औसतन होती है उनकी गति। फिर अगला आया विश्व के अधिकांश मरुस्थल खालिस्तान कटिबंध में स्थित है उष्ण कटिबंध में, तो यहाँ जाएगा उष्ण कटिबंध। फिर एक शब्द में उत्तर दीजिए, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी, तो यहाँ जाएगा मानसूनी जलवायु पाई जाती है। फिर आ जाएगा स्टेलेगमाइट क्या है? स्टेलेगमाइट क्या है? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो धरातल से छत की ओर होती हैं। तो यहाँ आ जाएगा काष्ठ स्थलाकृतियाँ कहाँ पर होना चाहिए? जो धरातल से छत की ओर होती हैं, छत की ओर होती हैं। अच्छा, और स्टेलेक्टाइट क्या है? तो यह काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो छत से धरातल की ओर होती हैं। छत से कैसी होती हैं? धरातल की ओर होती हैं, छत से धरातल की ओर। ठीक, आगे है भारत के सर्वाधिक शीत महीनों के नाम लिखिए। सबसे ज़्यादा ठंडे महीने कौन से हैं भारत में? दिसंबर और जनवरी में भारत में सर्वाधिक ठंड होती है। फिर आ गया गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये हैं मेघालय राज्य में स्थित हैं। पटकोई, नागा, मिजो, जयंतियाँ, खासी, गारो ये सब कहाँ हैं? मेघालय राज्य में हैं। अब सत्य असत्य चुनना है। तो देखिए, पहला है विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। बिल्कुल, यह कथन सत्य है। फिर दूसरा है हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है। यह भी हमने किया, यह कैसा है? असत्य है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो यह कथन देखिए असत्य है, असत्य है। फिर भारत के उत्तरी भाग में फरवरी सबसे ठंडा महीना होता है। यह कथन भी असत्य है। फिर आगे आया दिसंबर व जनवरी में भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह कथन सत्य है। और एल नीनो स्पेनिश शब्द है। बिल्कुल, यह कथन भी सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। अब देखते हैं, पहला है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माशिनराम है, तो इसे मिला देंगे माशिनराम से। हाँ, ख नंबर लेते हैं। एल नीनो ठंडी जलधारा है। फिर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है। फिर अगला है मानसून प्रस्फोटन। मानसून प्रस्फोटन का संबंध किससे है? सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि। और फिर है भारत में सबसे पहली वर्षा द्वीप समूह में होती है। और एक क्रमिक प्रक्रिया क्या है? मानसून की वापसी। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। अब लेते हैं अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी अध्याय 5 में अब देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, भारत में प्रजातीय पौधे पाए जाते हैं। प्रजाति पौधे 47,000 के लगभग पाए जाते हैं। फिर दूसरा है शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं पठारी क्षेत्र में। तीसरा नंबर लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन
राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? नंबर 4 सही है, मध्य प्रदेश में। 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल है, तो 2011 के अनुसार वनों का क्षेत्रफल क्या है? 20.04%। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है 103 है, तो यहाँ आ जाएगा 103। फिर दूसरा है विश्व में प्रमुख खालिस्तान जैव विविधता वाले प्रदेश हैं। कितने हैं? 12 हैं, 12 जैव विविधता वाले प्रदेश हैं। अगला है पर्वतों की ढलानों पर जहां गहरी परत वाली मुद्रा है वहां खालिस्तान वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ जाएगा शंकुधारी, वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। फिर अगला है भारत में नेशनल पार्क खालिस्तान हैं। कितने हैं? 92 हैं, 92 नेशनल पार्क हैं। फिर है शिनकोना खालिस्तान महत्व के वृक्ष हैं, व्यापारिक महत्व के हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे व्यापारिक। फिर आया विश्व में घड़ियाल केवल खालिस्तान देश में मिलता है। किस देश में मिलता है? केवल भारत में मिलता है। विश्व में घड़ियाल केवल भारत में मिलता है। फिर आगे आया सुंदरवन डेल्टा में खालिस्तान वन पाए जाते हैं, सुंदरी वन, यहाँ जाएगा सुंदरी वन पाए जाते हैं। अगला नंबर ज है सर्पगंधा का उपयोग खालिस्तान में होता है, औषधि में होता है, तो यहाँ लिख देंगे औषधि। फिर आया जैव और जीवाणु प्रतिरोधक पादप खालिस्तान है, तो हम जानते हैं कौन है? नीम है, तुलसी है। अब आगे लिखते हैं तिब्बती जंगली गधों को खालिस्तान कहा जाता है, क्योंग कहा जाता है, क्योंग। एक शब्द में उत्तर दीजिए। किन्हीं दो घुमक्कड़ पशुपालक जातियों के नाम लिखिए। घुमक्कड़ पशुपालक जाति कौन सी हैं? गुज्जर व बक्करवाल, तो लिख देते हैं यहाँ पर गुज्जर, गुज्जर और बक्करवाल। फिर है रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा मैग्रोवन में, मैग्रोवन में, यहाँ लिख देते हैं मैग्रोवन। फिर आगे आएगा भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में, 1972 में लागू किया गया। फिर उस देश का नाम लिखिए जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत वह देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। फिर आगे आया देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है 1985 से, 1985 से। भारत की एकमात्र लवण जल वाली झील सांभर झील है, सांभर झील है। फिर अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अक्षित वनस्पति स्वतः उगने वाली, लंबे समय तक मानवीय हस्तक्षेप से दूर। हाँ, कैसी वनस्पति होना? स्वतः उगने वाली, उगने वाली तथा लंबे समय तक मानव हस्तक्षेप से दूर, हस्तक्षेप से दूर, सुरक्षित हो। फिर आगे है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदर वन, यहाँ पर आ जाएगा सुंदर वन। चलिए अब अगला लेते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य में है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। अगला है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, यह कथन भी सत्य है।
यह भी सत्य है। अगला है मैंग्रोव वन तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है वहाँ पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, यह भी सत्य है। फिर आगे आया नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है क्या? अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल है, सत्य है। फिर आगे आया भारत में 100 नेशनल पार्क हैं। भारत में 100 नेशनल पार्क हैं, यह कथन असत्य है। फिर आया भारत नील भेड़ की एक प्रजाति है। भारत नील भेड़ की एक प्रजाति है भारत में, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है। फिर संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, असत्य है। फिर अगला है देश में कुल 18 जीव मंडल निचय या आरक्षित क्षेत्र हैं। तो कितने हैं? बिल्कुल 18 हैं, यह कथन भी सत्य है। विश्व में जीव मंडल निचय में पन्ना जीव मंडल निचय सम्मिलित है। विश्व के प्रसिद्ध में पन्ना सम्मिलित है, बिल्कुल सत्य है। फिर अगला है भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वन का प्रतिशत सर्वाधिक है, यह कथन भी सत्य है। अब सही जोड़ी बनाना है तो देखिए, सबसे पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, सघन वन। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ सघन वन होते हैं वो होते हैं। फिर दूसरा रबड़ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में है शामिल। फिर तीसरा है सागौन का संबंध किससे है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से है। और नागफनी, नागफनी है कटीली वन। देवदार, देवदार है पर्वतीय वन। और नीलगिरी, नीलगिरी है जीव मंडल निचय। तो अब बढ़ते हैं आगे और अगले अध्याय पर पहुंचते हैं। अगला अध्याय है हमारा अध्याय 6, जनसंख्या। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न लेते हैं इसमें, संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है मानव के द्वारा। फिर दूसरा है कोयला है। कोयला क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना है। सुनामी एक प्राकृतिक घटना है। अगला जनगणना के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है जनगणना के लिए? निश्चय अंतराल हो और आधिकारिक गणना हो। बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरे में लगा देंगे टिक। फिर देखिए सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का वृहत स्रोत है। क्या है? जनगणना सांख्यिकी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनसंख्या खालिस्तान प्रक्रिया है, परिवर्तनशील है। कैसी प्रक्रिया है? परिवर्तनशील प्रक्रिया है। दूसरा है जनसंख्या परिवर्तन खालिस्तान के आपसी संयोजन का परिणाम है। जन्म मृत्यु प्रवास, यहाँ आ जाएगा जन्म मृत्यु प्रवास। फिर अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व खालिस्तान राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। फिर अगला है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है भाई? सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद खालिस्तान राज्य बना। कौन सा बना? तेलंगाना बना। तेलंगाना, तेलंगाना बना। एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत का 29वां राज्य कब पुनर्गठित हुआ?
2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। फिर दूसरा लेते हैं, वर्ष 2019 में विभाजित केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। क्या क्या बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनसे क्या हुआ? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य बचे। अब देखिए अगला है, किस राज्य में 1001 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवासरत हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसका घनत्व सर्वाधिक है? कौन है वह? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर अगला है, जनसंख्या कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? परिवर्तनशील प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है जनसंख्या। फिर अगला है, 2011 के अनुसार लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या है, लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या है 64,429, 64,429। अब सत्य असत्य में आते हैं। पहला है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन व उपभोग करता है। बिल्कुल यह कथन सत्य है। बाढ़ सुनामी अप्राकृतिक घटना है क्या? असत्य है, ये तो प्राकृतिक घटना है भाई। तीसरा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल यह कथन सत्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। अब आगे देखते हैं। चौथा है, देश की कुल जनसंख्या का 5.5% भाग राजस्थान राज्य में निवास करता है, राजस्थान राज्य में निवास करता है, यह कथन सत्य है। फिर अगला है, पांचवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यह कथन असत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। चलिए सही जोड़ी मिलाइए में आते हैं। 250 से अधिक, 250 से अधिक का संबंध किससे हो जाएगा? तमिलनाडु से हो जाएगा। ओह सॉरी। चलिए लेते हैं, सही जोड़ी बनाइए। जनसंख्या घनत्व को उनके राज्यों से मिलाना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए 250 से अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ? हिमाचल प्रदेश। 251 से 500 जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? ये हो गया नागालैंड का। 501 से 750 तक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में कौन आता है? तो ये आता है तमिलनाडु। 751 से 1000 के क्षेत्र में कौन आता है? उत्तर प्रदेश। और 1000 से अधिक यानी जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है। तो यहाँ पर भूगोल से संबंधित क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।